नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की जो शानदार प्रक्रिया है अच्छे से जारी होगी। दोस्तों, आइए हम लोग अब नए सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे आगे और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कार्य करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? यानी जो सियाचिन ग्लेशियर है ये किन दो देशों के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया के रूप में है, विवादित है? भारत और पाकिस्तान दिया हुआ है, भारत और चीन दिया है, भारत और नेपाल, चीन और नेपाल दिया हुआ है। आप यहां पर समझिए कि आखिर जो सियाचिन ग्लेशियर है वह किन दो देशों के बीच में झगड़े के लिए है, झगड़े की जड़ के रूप में है। तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान को आप लोगों को सही करना है। इसका जो जवाब होगा ना, भारत और पाकिस्तान होगा। क्योंकि जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको हम अपना बनाने के लिए, अपने क्षेत्र में इसको लाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत को हमने चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत जो है सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है, इस बात को आपको समझना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर के विषय में आपको एक बात और समझना है कि सियाचिन विश्व का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है। विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है जो कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति में लद्दाख के अंतर्गत है। ठीक है, भले ही जो है पहले इसकी लोकेशन हम जम्मू कश्मीर में रखते रहे हों, लेकिन अब यह लद्दाख में स्थित है। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसके अलावा भी आप देखेंगे लद्दाख में ढेर सारे ग्लेशियर हैं, जिसमें रेमो ग्लेशियर को आपको ध्यान देना है। रेमो ग्लेशियर हो गया, हिस्पार ग्लेशियर हो गया, हिस्पार ग्लेशियर हो गया, बलतोरो ग्लेशियर, बलतोरो ग्लेशियर। इसी प्रकार आप देखेंगे पुनमा हो गया, पुनमा ग्लेशियर, स्क्रामी ग्लेशियर, स्क्रामी ग्लेशियर। ये सभी कहीं ना कहीं लद्दाख में स्थित ग्लेशियर माने जाते हैं। ठीक, अब थोड़ा उत्तराखंड के विषय में बातचीत करें तो गंगोत्री ग्लेशियर का आपने नाम सुना होगा, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया। इसी प्रकार सातो पंथ ग्लेशियर हो गया। इस बात को भी ध्यान देना है। मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर हो गया, पिंडारी ग्लेशियर हो गया, पिंडारी हो गया, और चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर। ये जितने भी ग्लेशियर आपको इधर दिख रहे हैं ये सभी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ग्लेशियर के देखिए हमने साथ साथ नाम भी आपको बता दिए हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है। सियाचिन विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर के रूप में माना जाता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, या फिर सिक्किम है? सोचिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, अब यहां पर आपको समझना है कि 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य रहा करता था वो 2 यूटी में कन्वर्ट हो गया। एक जम्मू कश्मीर यूटी हो गया और दूसरा लद्दाख यूटी हो गया। तो जब 2 यूटी में हो गया तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अब ये सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख यूटी के अंतर्गत इसमें आना चाहिए। ठीक, इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2019 के पहले का है। तो इस हिसाब से आपको सही क्या करना है, इस हिसाब से आपको जम्मू कश्मीर सही करना है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ एक ऑप्शन हम और बढ़ा दें और जिसमें लद्दाख लिख दें, क्या लिख दें? लद्दाख लिख दें, तो आप लोगों को यहाँ पर लद्दाख को फिर सही करना होगा। 31 अक्टूबर 2019 इस तारीख को आपको याद रखना है, जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्यों में ये परिवर्तित हो गए। अब इसमें देखिए, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर हो गई, श्रीनगर हो गई, ये आप सभी लोग जानते हैं, झेलम नदी के किनारे स्थित है। और लद्दाख की राजधानी लेह है भैया, याद रखिए लेह है। तो इन दोनों को आपको समझना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? इस बात का जवाब आपको देना है। क्या कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, लक्षद्वीप है या फिर निकोबार द्वीप समूह है? चार ऑप्शन आपके सामने है। भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है, इस बात को आपको समझना है। ठीक, तो देखिए भारत हो गया, भारत हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर भारत में आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से अगर हम 4 पॉइंट यहाँ पर निर्धारित करें, सबसे पहले 4 पॉइंट निर्धारित करें तो ये सुदूर नॉर्थ हो गया, ये सुदूर दक्षिण हो गया, ये सुदूर पूर्व हो गया और ये सुदूर पश्चिम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई की बातचीत हो रही है, तो आप कन्याकुमारी को सही करो ना, कन्याकुमारी को सही कर दो। कन्याकुमारी ये यहाँ पर स्थित है, कन्याकुमारी यहाँ पर स्थित हो गया और कन्याकुमारी में भी आप लोगों को केप कैमरिन याद रखना है। केप कैमरिन जो है इसे अलेक्जेंडर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, अलेक्जेंडर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर ऑफ ईस्ट के नाम से भारत के किस पॉइंट को जाना जाता है, तो केप कैमरिन को जाना जाता है, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग इस पॉइंट की बातचीत करें तो ये जो पॉइंट है जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा जो कॉल है वो लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है, लेह जनपद में स्थित है। इसकी जो लोकेशन है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। यह लद्दाख केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार ईस्ट की जब बातचीत करें तो ये 97, याद रखिएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर स्थित है और यह अंजाव जनपद में है, अंजाव जनपद में है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पर वेस्ट पॉइंट की जब बातचीत करेंगे तो याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, जिसका नाम है गौरमोता। गौरमोता गुजरात के कच्छ जिला में राजहर क्रीक के पास स्थित है। तो ये रहा पूरा का पूरा जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब आप लोगों को मिला ए ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा? देखिए मुख्य भूमि की जब बातचीत हो रही है तो दक्षिणी नोक कौन सा, आप बताइए। मुख्य भूमि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसी क्वेश्चन के विषय में देखिए अभी तक हमने विश्लेषण किया, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पूछ रहा है आपसे। केप कैमरिन है, कैलिमेर बिंदु है, इंदिरा बिंदु है या फिर त्रिवेंद्रम में कोवलम है? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? यहां से समझ लीजिए कि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु इसका नाम हुआ करता है, दूरस्थ बिंदु इसका नाम हुआ करता है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन को सही करें। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी जो नोक है वो केप कैमरिन है, अलेक्जेंडर ऑफ ईस्ट, जो कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिए। भारत में निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती, और उन्हें पूर्व से पश्चिम क्रम में आपको लगाना है। देखिए कहां से पूर्व से पश्चिम क्रम में आपको लगाना है। अब इसमें राज्य दिए हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। इसमें से तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां से होकर के कर्क रेखा तो गुजरती ही नहीं है। ठीक है, इसका सीधा सीधा सा सटीक फंडा ये है अपना ये कि हमारा जो ये भारत है, हमारा जो ये भारत है, आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि यहां से जो लाइन गुजर रही है, यहां से जो लाइन गुजर रही है, इस लाइन को आपको समझना है कि आखिर कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों को पहले आप यहां पर देख लीजिए कि आखिर वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक, अगर हम सबसे पहले लिखें गुजरात, क्या लिखें? गुजरात लिखें। दूसरे नंबर पर राजस्थान को लिख दें, राजस्थान हो गया। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश हो गया। चौथे नंबर की बातचीत करें
छत्तीसगढ़ हो गया, क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इसी प्रकार 5वें नंबर पे झारखंड हो गया। 6ठे नंबर पर हम लोग देखें तो पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद 7वें नंबर पर हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया। अब इसके बाद फिर बचा कौन सा, मिजोरम बचा, मिजोरम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप उन राज्यों को हटा दीजिए जहां से कर्क रेखा गुजरती ही नहीं है। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से तो नहीं गुजरती है, ठीक है, बिहार से भी नहीं गुजरती है। तो आप इन दो ऑप्शन को हटा दीजिए, जिसमें 3 और 6 ऑप्शन होंगे वो सभी लोग गलत होंगे। तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, ये दोनों ऑप्शन को यहाँ से आप पहले बाहर करिए। ठीक है, यही तरीका है देखिए इसका। जब आप बाहर करेंगे तब आपको समझना है कि पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपको सबसे पहले मिलेगा, पश्चिम बंगाल के बाद देखिए फिर झारखंड मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा। इसके बाद फिर आपको राजस्थान, गुजरात मिलेगा। ठीक, तो सबसे पूर्व में देखिए कौन सा हो सकता है, पश्चिम बंगाल को आप रखिए, यानी दूसरे को रखिए। इसके बाद फिर क्या है, झारखंड है, चौथे को रख दीजिए। झारखंड के बाद देखिए इसमें छत्तीसगढ़ भी दिया हुआ है, 7वां रख दीजिए। मध्य प्रदेश दिया हुआ है कहीं पर, मध्य प्रदेश देखिए 5वां हो गया। बाकी क्या बचा, गुजरात बचा, तो आप पहला रख दीजिए। ये वाला जो पूट होगा यही तो सही होगा। तो 2 4 7 5 1, 2 4 7 5 1, ये वाला ऑप्शन यहाँ से निकल गया। सही कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो ये बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। अब चूंकि इसके विषय में इतना अभ्यस्त हो चुके हैं आप लोग कि अब आपको यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें बेहतर करोगे। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। पटकाई की पहाड़ियां भारत को, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। तो भारत को किससे अलग करती है, ये जो पटकाई की पहाड़ियां हैं वो भारत को किससे अलग करती है, चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। इसको तो हमें समझना ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं सिक्किम वाला भाग। इसके बाद ऐसे हम लोग चलते हैं, इसके बाद यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर आपको ध्यान दें। देखिए सिक्किम में तो कंचनजंगा है, सिक्किम में तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा की एक तरफ आप देखेंगे नेपाल है, दूसरी तरफ क्या है, भूटान हो गया। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भूटान, और उत्तर में क्या हो गया, चीन हो गया। तो इसलिए इसको तो आप सभी लोगों को ध्यान ही रखना है ना। चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। अब यहाँ पर देखिए पटकोई श्रेणी की बात की जा रही है, तो पटकाई श्रेणी कहाँ पर है, पटकाई श्रेणी ये यहाँ पर है। कभी भी मैप में देखिएगा यहाँ पर लिखा होगा पटकाई श्रेणी। तो पटकाई श्रेणी आप ही बताइए इधर की तरफ कौन सा, इधर की तरफ तो भैया चीन हो गया पूरा, ये पूरा का पूरा म्यांमार आता है ना, तो म्यांमार होना चाहिए। तो पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं, किससे अलग करती है, चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। इसमें आपको म्यांमार, जिसका पूर्व नाम बर्मा, इससे आप सभी लोग सही कर सकते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। राज्य समूह है जिसमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। देखिए इसमें मणिपुर से पूछ रहा है कि मणिपुर के साथ किन राज्यों की सीमाएं लगी हुई। ठीक, यहां से देखिए मैप को हम लोग स्केच करते हैं। ये पूरा का पूरा हो गया, देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया, क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद देखिए ये वाला जो राज्य है इसका नाम हो गया नागालैंड, नागालैंड हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए मणिपुर हो गया, मणिपुर, मणिपुर हो गया दोस्तों। अब इसके बाद ये हो गया मिजोरम। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, राज्य जो मणिपुर के साथ सीमा लगाता है, तो मणिपुर के साथ सीमा कौन लगाता है, ये मणिपुर हो गया। मणिपुर के साथ आप देखिए दो राज्य तो यहां पर अपने आप मिल गए, नागालैंड मिल गया और इसके बाद मिजोरम मिल गया। तो कोई ऑप्शन हो जिसमें नागालैंड और मिजोरम हो, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। भाई इसमें त्रिपुरा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, मेघालय भी नहीं सीमा बनाता है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ये चीज आपको दिया हुआ है। ठीक, तीसरे ऑप्शन में लिखा नागालैंड, असम, मिजोरम,
ये दिया हुआ नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। त्रिपुरा वाला जहां जहां भी है उसको पहले आप कट कर दीजिए। अब देखिए नागालैंड, मिजोरम और मेघालय दिया है, नागालैंड, असम और मिजोरम। तो यहाँ पर आपको समझना नागालैंड की सीमा तो लग ही रही है ना इधर से, और इसके बाद इधर से मिजोरम की सीमा लग रही है। ठीक है, मिजोरम की सीमा लग रही है। तो अब आपको ये समझना है कि अब अगला कौन सा होगा। तो अब ये जो मणिपुर है इसकी जो सीमा लगती है इस प्रकार से असम के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? असम के साथ लगती है। इसलिए नागालैंड, मिजोरम और असम, ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? नागालैंड, मिजोरम और असम मिल तो रहा है। सी ऑप्शन को आप सभी लोग सही करिए। थोड़ा सा देखिए, आपको समझना पड़ेगा। जब आप चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से चीजों को समझते हैं तो वहां से प्रश्न गलत होने की संभावना कम होती है। ठीक है, तो एक चीज आप समझिए ध्यान से, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, हम कहते हैं दो ही पता है, बाकी नहीं पता। तो आप देखिए ना, नागालैंड और मिजोरम कहां पर है? नागालैंड, मिजोरम तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये वाले ऑप्शन कट गए, ये वाले ऑप्शन कट गए, इसलिए अब ये दो बचे, दो में रिस्क नहीं कर सकते हो। ठीक, कोई समस्या नहीं है। तो असम वाला जगह आपका सही। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बाउंड्री लाइन है उसको निर्धारण किसने किया था? क्या लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने किया, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया, सर स्टैनफोर्ड रेडक्लिफ ने किया, और या तो फिर लॉरेंस ने किया? सोचिए, आप हमको इसका जवाब दीजिए। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए, बाकी तो हम इसको बताने वाले ही हैं। ठीक है, तब तक जवाब दीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ, उसके विषय में आपको समझना है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसकी जो टोटल लंबाई है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3323 किलोमीटर लंबी है। चीजों को बेहतरीन तरीके से समझिए, 3323 किलोमीटर लंबी सीमा किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। 3323 किलोमीटर लंबी सीमा। अब अगर हम बांग्लादेश को पहले नंबर पे रख लें, किसको रख लें? बांग्लादेश को। दूसरे नंबर पर हम किसको रख लें? दूसरे नंबर पे चीन को, और तीसरे नंबर पे भी पाकिस्तान को रख लें। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के साथ भारत की तीसरी सबसे लंबी सीमा लगती है, जिसकी कुल लंबाई 3323 किलोमीटर। अच्छा, बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा समझना है, 4096 किलोमीटर लंबाई है। चीन के साथ है 3488 किलोमीटर लंबाई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 3323 किलोमीटर, तो तीसरी सबसे लंबी सीमा तो हो ही गई। ठीक, अब अगर वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से समझे तो भारत के देखिए यहां पर 4 राज्य ऐसे हैं। कितने राज्य यहां पर आपको समझना, भारत के इस समय 3 राज्य ऐसे हैं, 3 स्टेट हैं, 3 राज्य हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करते हैं, साझा करते हैं। अब वो 3 राज्य कौन कौन से, यहां पर आपको ध्यान देना है। गुजरात हो गया, गुजरात की सीमा साझा होती है। इसी प्रकार से राजस्थान को हम लोग यहां पर शामिल करें, राजस्थान की सीमा साझा होती है, पंजाब की सीमा साझा होती है। ठीक है, अब यहां पर आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है कि 3 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित राज्य हो गए, 2 यूटी स्टेट हो गए। तो कौन कौन से स्टेट हुए? एक हुआ जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा दूसरा क्या हुआ? लद्दाख हुआ। तो यहां से आपको समझना है कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर साझा करते हैं। ठीक, पाकिस्तान की तरफ से गिलगित बाल्टिस्तान हो गया, खैबर पख्तून हो गया, पंजाब प्रांत हो गया, सिंध प्रांत हो गया। ये जो आपके यहाँ पाकिस्तान वाले राज्य हैं ये भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, तो अब बंटवारा होने दीजिए। बंटवारा हुआ 1947 में और रेडक्लिफ आयोग बना। रेडक्लिफ में जो है आपने देखा कि जो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ है, इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री थी, इंटरनेशनल बाउंड्री जो अध्यारोपित थी एक इंपोजमेंट के तहत। अब ये अध्यारोपित क्या होता है? जब 2 देशों की बिना सहमति के तीसरा देश जबरदस्ती उनको बंटवारा कर दे, उनके बीच में लाइन खींच दे, तो उसे हम अध्यारोपित कहते हैं। एक तरह से अध्यारोपित कहते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इसलिए आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण किसने किया, तो देखिए 2 रेडक्लिफ आपको मिल रहा है। एक सर स्टैनफोर्ड रेडक्लिफ है
दूसरा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को आप लोगों को सही करना, ठीक है, बी ऑप्शन को आप लोगों को सही करना है, बी ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझते हुए चलिए, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा तकनीकी रूप से हमें समझना जरूरी होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है, चीजों को समझते हुए चलो, जब समझते हुए चलोगे तो आप उसमें बहुत बेहतर करोगे, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी हर एग्जाम में, लगभग सभी लोग कर भी ले जाते, कोई समस्या नहीं। तो अब आप बताइए कि मिजोरम है कि मेघालय है कि पश्चिम बंगाल है या फिर त्रिपुरा है? दोस्तों अगर मैं आप सभी लोगों से कहूं कि इसमें मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, अगर एक राज्य को इसमें हम और शामिल कर दें, एक राज्य को इसमें हम और शामिल कर ले, ध्यान दीजिएगा, असम को हम शामिल कर ले, इसको असम को शामिल कर ले, तो दोस्तों ये पांचों के पांचों जो राज्य हैं, ये पांचों के जो पांचों राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखिए कितनी लंबी, 4096 किलोमीटर लंबी। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना है, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, ये बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर लंबी सीमा, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा मानी जाती है, सबसे लंबी सीमा मानी जाती है। दोस्तों इस बात को याद रखना है। अब प्रश्न के हिसाब से थोड़ा चलें कि कौन सा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश के द्वारा तीन तरफ से घिरा हुआ है? तो इसमें त्रिपुरा को आप सभी लोग सही करेंगे। त्रिपुरा इज द यूनिक स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज सराउंडिंग थ्री साइडेड फ्रॉम द बांग्लादेश टेरिटरी। इस बात को आप लोगों को समझना है, ठीक। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण हम आपके सामने रख रहे हैं, तो आप लोग इसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे। डूरंड लाइन की बात हो गई। देखिए यहाँ पे डूरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। देखिए डूरंड लाइन के विषय में आपको समझना है। पहली बात तो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। देखिए डूरंड का मतलब यहाँ अमेरिका से कोई मतलब नहीं है, आप सीधा सीधा इसको बाहर करिए एक लाइन दे करके। अमेरिका और मैक्सिको जो देश हैं उनके बीच में जो रेखा लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन लगती है, उस लाइन का नाम है दोस्तों रियो ग्रांडो। रियो ग्रांडो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम सुने होंगे, जो कहीं ना कहीं अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। भारत और चीन के बीच में थोड़ा देख लेते हैं। भारत और चीन के बीच में 3488 किलोमीटर लंबी सीमा। सर हेनरी मैकमोहन का नाम सुने होंगे, सर हेनरी मैकमोहन, कभी कभी पूरा नाम ही पूछ लेता है, सर हेनरी मैकमोहन, है ना, ये भारत के विदेश सचिव रहा करते थे और 1914 ईस्वी में 1914 में शिमला समझौता के तहत इन्होंने क्या किया, लद्दाख को भारत से पूरी तरह से अलग कर दिया, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन जब पूछा जाता है तो यहां पर आपको भारत और चीन को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि भारत और लद्दाख होना चाहिए, लेकिन अब चीन ने लद्दाख पर कब्जा ही बना रखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिया है, भारत और पाकिस्तान। देखिए इन दो ऑप्शंस को पहले यहां से हम हटाते। अब डूरंड लाइन निम्नलिखित में दो देशों के बीच में सीमा रेखा है, सीमा रेखा है और सीमा रेखा थी, इन दोनों में अंतर है भाई। एक भूतकाल की बातचीत है तो एक वर्तमान की बातचीत है। अगर भूतकाल में थोड़ा सा हम जाएं, देखिए भूतकाल का मतलब इतिहास, इतिहास हमें बताता है, इतिहास हमें समझाता है कि जो गलतियां हमसे हुई हैं उन गलतियों को हम दोबारा न दोहराएं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में सभी लोग मारे गए, है ना, और भीष्म पितामह जो है बाणों के सैया पर लेटे थे, तो अचानक जो है बहुत दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं और इसके बाद अचानक जो है बिल्कुल जो चेहरा था पूरी तरह से नीरस हो गया था, बड़ा सा नवस्वर थे, जान नहीं निकल रही थी भीष्म पितामह जी की। तो भीष्म पितामह जी ने फिर कहा कि हे श्री कृष्ण, अब तो हे द्वारकाधीश, अब तो आप हमको बताइए कि जो युद्ध हुआ उस युद्ध में किसकी गलती थी, किसकी गलती थी। तो भाई उन्होंने पहले तो पूछा इस तरह का, और दूसरी बात यह है कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, इतिहास में मेरा क्या योगदान रहेगा, मेरे को लोग किस तरह सोचेंगे जानेंगे, ठीक है।
तो अब जाहिर सी बात है कि देखिए उसमें इतिहास की जब बातचीत होती है, इतिहास का मतलब होता है, देखिए आप अभी तो मान लीजिए कैसे भी किए, लेकिन इतिहास उस चीज का आकलन समय समय पे करता। हमारे देश में महाभारत काल में गलतियां हुई, रामायण काल में गलतियां हुई, मध्यकालीन इतिहास में देखिए बड़ी बड़ी गलतियां हुई। बाबर को भारत में लाने के लिए बहुत से लोग भारत के ही जो है देखिए उसमें थे, शामिल थे। तो बाबर भारत आ गया, किस प्रकार से मुगल डायनेस्टी की यहाँ पर स्थापना हो जाती, गलतियां ही तो हैं। इसका मतलब यह है कि घर के मामलों को, जो घर के मामले होते हैं उसको हमें घर पे ही निपटा लेना चाहिए। ये नहीं कि तीसरे व्यक्ति को हम बुला करके मामले निपटाने का प्रयास करें और वो बीच में दरार दे करके हमको 250 साल तक के लिए गुलाम बना दे। यही तो मामला हुआ। तो यहां पर भी आपको समझना है भैया कि डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच थी और किन दो देशों के बीच में है। तो है कि अगर हम बातचीत करें तो भैया उससे पहले हम थी की बातचीत कर लेते हैं। थी में देखिए क्या समझना है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है जो नक्शा आज हम लोग बनाते हैं। भले ही हम लोग बड़े खुश होते हैं कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, पहले एक जमाना था कि ये पाकिस्तान वगैरह भी शामिल था। पाकिस्तान जिन राज्यों के बल पे इतराता है, जिसमें खैबर पख्तून है, बलूचिस्तान है, वजीरिस्तान है, सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत है, खैबर पख्तून है, गिलगित बाल्टिस्तान है, ये सब पहले इंडिया का था। पता होना चाहिए इंडिया का था। और जब इंडिया का था तो जाहिर सी बात है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन लगती थी उसी का नाम था डूरंड इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। ये थी की बातचीत। आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत का विभाजन हुआ तो इसके बाद ये लाइन किसके किसके बीच में खिंच गई, अब ये लाइन हो गई भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो है जब कही जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान लगाओ भैया, और जब डूरंड लाइन की किसके बीच में थी तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। तो ये विश्लेषण हुआ। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से, यानी पाकिस्तान के साथ कौन कौन से भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं। देखो इस लाइन, इस शब्द को जरूर याद रखिए। 31 अक्टूबर 2019 दोस्तों, ये इतिहास में लिखी जाने वाली लाइन है। ये जो वर्तमान समय 21वीं शताब्दी की पीढ़ी में जी रहे लोग, जो भारत में जी रहे हैं, उनके लिए एक ऐतिहासिक लाइन है, रेड लेटर डे वाली लाइन है। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इस तारीख को जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं दो यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुआ, एक जम्मू कश्मीर यूटी और दूसरा लद्दाख यूटी। इस बात को हमें याद रखना होगा। और जब याद रखते हैं तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो अब 3 राज्य हमारे और 2 केंद्र शासित राज्य हमारे जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब अगर किस क्वेश्चन को समझें, गुजरात दिया, हिमाचल प्रदेश दिया है, हरियाणा दिया है, जम्मू कश्मीर, आप ही हमको बताइए कभी सुने कि हिमाचल प्रदेश की सीमा या हरियाणा की सीमा लगती है पाकिस्तान से? उत्तर नहीं, तो इसको गायब करिए यहां से। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, थोड़ा थोड़ा देखिए सही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। अगर हमको जो है मान लीजिए थोड़ा सा और मिल जाए कुछ। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में, ऑप्शन में जम्मू कश्मीर हरियाणा, ये फिर देखो हरियाणा आ गया, गलत हो गया। जम्मू कश्मीर हिमाचल, इसमें हिमाचल आ गया, गलत हो गया। इसका मतलब यह है कि गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, दोस्तों ये सही है। अब यहां पर जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल रूप से आपको पढ़ना होगा 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर कन्वर्टेड टू यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो जवाब है यहां पर आपको बी ऑप्शन सही है, लेकिन वर्तमान स्थिति में आपको 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी स्टेट इसके लिए शामिल करना है। ठीक, कितनी लंबी सीमा? 3323 किलोमीटर लंबी सीमा है। साथियों इस लाइन को भी आप लोगों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिए। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? ये रही बात। वो आकार में काफी छोटे हैं। अरे ठीक है, छोटे तो बहुत से होते हैं, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ आकार में बहुत छोटे हैं। ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं। हाँ, इस पर हम विचार कर सकते हैं। यहाँ अति शुष्क जलवायु है। अरे जलवायु अति शुष्क कैसे हो सकती है भाई? कहीं पर शुष्क हो सकती है, कहीं पर नमी हो सकती है। हम कहते हैं कि कर्नाटक के तट पर जो द्वीप होंगे सेंट मैरी का नाम से, या केरल तट पर जो द्वीप होगा उसका नाम है वाइपिन, है ना। गोवा तट पर जो होगा उसका नाम अंजी द्वीप है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा तट पर सालसेट है, बुचर है, करंजा है और एलिफेंटा है।
आखिर यहाँ पर कैसे हम मान ले कि यहाँ शुष्कता होगी? यहाँ तो हमेशा बारिश होती रहती है, पश्चिमी घाट में आप सभी लोग जानते हैं, तो तटीय क्षेत्र से होकर ही तो मानसून आता होगा, बारिश आती होगी। इसलिए ये कहना कि यहाँ पर शुष्कता की जलवायु वाला मामला, ऐसा नहीं है। ये मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र है, मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र है, इस पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना। मुख्य भूमि जो है तो आपको दिख ही रहा है, मुख्य भूमि जो है वो तो आपको दिख ही रहा है कि कौन कौन सा है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अरब सागर की लोकेशन को पहले देखिए। ये कह रहा है कि अरब सागर में स्थित जो द्वीप है, हम सबसे पहले लक्षद्वीप को ही रख ले। लक्षद्वीप नाम इसका है, इसका पुराना नाम था लकाद्वीप। दोस्तों याद रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या था? लकर द्वीप नाम था। और इसका एक और पुराना नाम था एडराथ द्वीप। एडराथ द्वीप, चाहे लकाद्वीप कहिए चाहे एडराथ द्वीप कहिए, बाद में इसे कह दिया गया लक्षद्वीप। कह क्या दिया गया, मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज लोग जब आते थे ना, तो पूरा लक्ष्य साध के चलते थे कि भैया यही सबसे पहले हमें पहुंचना है, तब जाके भारत हम लोग पहुंच पाएंगे। इसीलिए उसका शायद नाम लक्षद्वीप हो गया, है ना। जैसे कोको द्वीप, स्पेन के लोग आते थे बर्मा घूमने के लिए, बर्मा के तटीय क्षेत्र में जब वो मर्तमान की खाड़ी पहुंचते थे, छोटे छोटे द्वीप मिलते थे, वहां पर ढेर सारे नारियल के पेड़ रहते थे, कोकोनट के पेड़। उन्होंने कह दिए कोको द्वीप है, यहाँ ढेर सारा कोकोनट होता है, तो कोको आइलैंड हो गए। तो इस प्रकार से नाम कुछ हो जाते, जैसे हैवलाक है, आपने हैवलाक का नाम सुना होगा, रास द्वीप का नाम सुना होगा, नील द्वीप का नाम सुना। अब किसी द्वीप को देखिए, आप सभी लोग उनमें से जानते हैं, किसी को नेताजी के नाम से रख दिया गया, किसी को शहीद द्वीप के नाम से रख दिया गया, तो भाई रख दिए गए ना नाम से हो जाता। अंडमान का ही नाम सुन लीजिए, अंडमान भगवान हनुमान का मतलब होता है। अंडमान और निकोबार, निकोबार का मतलब होता है नग्न लोगों की भूमि। तो ये मलयालम शब्द, दैट इज अ मलयालम वर्ड, और इसका अगर हम उच्चारण हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं तो हमें हिंदू देवता हनुमान और निकोबार का मतलब नग्न लोगों की भूमि ऐसे आ जाता है ना। तो खैर उसमें छोड़िए। अब इसके बाद देखिए, तटीय क्षेत्रों में जब जाते हैं तो एक दिन हमने आपको विश्लेषण किया था कि जो गुजरात का तटीय क्षेत्र है कच्छ, एक कच्छ की खाड़ी है और दूसरा देखिए भैया मत भूलिएगा खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में आप लोग सुने होंगे, मैंने आपको बताया था कि नोरा आइलैंड है, नोरा आइलैंड है, पिरतन आइलैंड है। नोरा हो गया, पिरतन हो गया, आलिया बेट हो गया, खड़िया बेट हो गई, ये खंभात की खाड़ी में। इसी प्रकार से अगर हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम सालसेट। सालसेट में मुंबई नगर स्थित है, नगर मत कहिए, महानगर कहिए, मुंबई महानगर स्थित। अब प्रश्न अगर आ जाए कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, आइलैंड कौन सा है, तो आपके पास क्या जवाब होना चाहिए? क्या अंडमान निकोबार बताएंगे? क्या लक्षद्वीप बताएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बताना सालसेट आइलैंड। सालसेट आइलैंड इज द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इन इंडिया, ठीक है। बाकी देखिए एलिफेंटा है, बुचर है, करंजा। एलिफेंटा में हाजी अली की दरगाह स्थित है, इस बात को भी आपको याद रखना। तो ये जो द्वीप है ना, ये सभी जो द्वीप हैं ये एक प्रकार के प्रवाल से द्वारा बने हुए हैं। अब प्रवाल क्या होता है? प्रवाल देखिए सेलिंट्रेटा संघ का जलीय जंतु है। एक लाइन पे पहले समझिए, प्रवाल सेलिंट्रेटा संघ का एक जलीय जीव है। अब जलीय जो जंतु होता है, जीव होता है, समुद्र में पाए जाते हैं, समस्त क्रीचर, ऑल ऑफ द मैरीन क्रीचर इज नोन एज जूप्लैंक्टन। सही आपने सुना, समुद्र में जितने भी जंतु होते हैं, याद रखिए जंतु होते हैं, क्रीचर होते हैं, उनको हम जूप्लैंक्टन कहते हैं। और जितने भी फ्लोटिंग वेजिटेशन होती है, वनस्पतियां होती हैं, उसको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। यानी जूप्लैंक्टन इज ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप क्यों भाई? ऑटोट्रॉप कहेंगे कि हेटेरोट्रॉप कहेंगे? तो जो जूप्लैंक्टन होंगे वो हेटेरोट्रॉप होंगे और जो वेजिटेशन होगी वो ऑटोट्रॉप होगी। यानी एक स्वपोषी होगा तो दूसरा परपोषी होगा। परपोषी जंतु हो जाएगा और स्वपोषी अपना हो जाएगा पेड़। अब जो सेलिंट्रेटा संघ का ये जलीय जीव है, ये 20 डिग्री टेम्परेचर से 22 डिग्री टेम्परेचर में ही अपना सरवाइव कर सकता है। और ये जो टेम्परेचर है ये ट्रॉपिकल रीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ट्रॉपिकल रीजन में ये टेम्परेचर बहुत आसानी के साथ ये समूह में पाए जाते, जब समूह में पाए जाते हैं, इसीलिए प्रवालों को महासागरीय, याद रखिएगा, महासागरीय वर्षा वन के नाम से। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि महासागरीय वर्षा वन किन्हें कहते हैं, तो आप देखेंगे प्रवाल को कहते हैं। प्रवाल जब हरे होते हैं, जिस जगह पर प्रवाल हैं और बहुत ज्यादा हरे भरे हैं, इसका मतलब समंदर का पानी बहुत साफ सुथरा है, यानी स्वच्छता का प्रतीक माने जाते हैं ग्रीन कोरल। ग्रीन कोरल
इज द इंडिकेटर ऑफ ओशन सैनिटाइजेशन। दूसरी बात यह है कि अगर कोरल धीरे धीरे सफेद हो गए, जैसे होता नहीं कि हम लोग हैं शादी ब्याह होता है तो भैया ब्लीच व्लीच करवाते हैं, ऐसा होता है ना, ब्लीच व्लीच बहुत से लोग करवाते हैं, काले से गोरे होने का प्रयास करते हैं। तो अगर हो गए मान लीजिए तो कुछ दिन के लिए होते, हमेशा के लिए थोड़ी ना होते, तो एक तरह से रोग ही तो होता है भाई, आपने जबरदस्ती उसको बदल लिया। तो हरे रंग से जब प्रवाल सफेद रंग में आ जाएं, यानी उनका बॉडी स्पा हो जाए, तो जान लीजिए मतलब उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम यही कहेंगे कि भैया उनमें रोग लग गया है, और उसे हम मूंगों का रोग कहेंगे, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, है ना। तो अब ये जो कोरल होते हैं देखिए समूह में पाए जाते हैं, जब रोग लगेगा तो इकट्ठा जो है ये मरेंगे। जैसे हमारे यहाँ कोरोना वायरस आया, इकट्ठा लोग मरना शुरू हो गए। जब इकट्ठा लोग मरना शुरू हो गए तो आप तो सभी लोग जानते हैं कि आप जब नदी तट पर जाइए, संगम तट पर आइए, तो कुछ लोग जला रहे हैं, कुछ लोग गाड़ रहे हैं, कुछ लोग फेंक दे रहे हैं, ऐसे ही हो रहा। यहां पर भी है कि जब ये प्रवाल मरेंगे इकट्ठा तो इनके बॉडी का जो एक स्केलेटन है, कंकाल है, वो धीरे धीरे सीमेंटाइड होगा, जम जाएगा, और जब जम जाएगा द्वीपों के चारों तरफ, तो वो द्वीप प्रवाल द्वीप कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, आप हमको बताइए। उन द्वीपों को हम एटॉल द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉल द्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप इसका बेहतर उदाहरण है एटॉल द्वीप का। क्लियर है? उम्मीद है साथियों कि ये जो विश्लेषण है थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, लेकिन आप लोगों को बेहतर समझ में जरूर आया होगा। तो इसके लिए बी ऑप्शन आप लोग सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा ध्यान दीजिए। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? अब पूर्वतम की बातचीत देखिए की जा रही है। जब भी मैं आपको कह दूं, जब भी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया की बातचीत हो, जब भी दूरस्थ क्षेत्रों की बातचीत हो, द रिमोट एरिया ऑफ इंडिया की बातचीत हो, तो आप सभी लोगों को हमारा बताया हुआ ये जो एक गुण है, इसको जरूर आप सभी लोग समझ लीजिए। तुरंत भारत का मैप बनाइए, और मैप में यहां पर उत्तरतम लिखिए, दक्षिणतम लिखिए, पूर्वोत्तम लिखिए, और इधर पश्चिमतम लिखिए। अब देखिए पूर्वतम पूछ रहा है, तो पूर्वतम कहां पर होगा? क्या अरुणाचल प्रदेश में होगा कि नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश का अंजाव जनपद, और इसमें किबीथू कुछ याद है? कुछ याद है भैया? सभी लोग बताइए। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व इसका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13वां का आप सभी लोग इसमें सी ऑप्शन को सही करें। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे पूर्व में है? तो सबसे पूर्व में देखिए फिर से वही वाली बात हो गई। हैदराबाद है, भोपाल है, लखनऊ है, या बंगलुरु है? सीधी सी बात है कि हैदराबाद, ये देखिए हुआ, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, समझो ना इसको, समझो। हैदराबाद आप सभी लोग जानते हैं तेलंगाना में पड़ता है। हैदराबाद कहां पर पड़ता है? हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की भी बड़ी कहानी, हम कभी जरूर असर से बोलेंगे या सही आपको बताए होंगे कि जब आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहली बार उसको राज्य घोषित किया गया। मैंने सुना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के विचारधारा पर चलने वाले, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पर चलने वाले श्री रामुल महोदय साहब ने पुणे के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया। यानी आप समझिए ध्यान से कि कोई सरकार है, उस सरकार की विचारधारा पर वो कार्यकर्ता काम कर रहा है, और वो उसी विचारधारा के खिलाफ जो है जाके आंदोलन कर दिया। तो यही तो खूबसूरती है साथियों, यही तो लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती है कि आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष ध्यान से रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप में शक्ति है, अगर आप में साहस है, आप में जो है, तो आपने सही बोला, तो जाहिर सी बात, असत्य कितने दिन का, असत्य का बोलबाला कितने दिन का, बाकी तो सत्य का ही बोलबाला होगा। इसीलिए किसी महान विद्वान ने कहा है कि आंदोलन का शोर प्रजातंत्र का संगीत होता है। और श्री रामुल महोदय साहब के उस विषय में अगर हम लोग कहें तो अपने जवाहरलाल नेहरू साहब को मानना पड़ा, लेकिन उनकी मौत हो गई थी साहब। जब जवाहरलाल नेहरू साहब ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाया, तो आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी हैदराबाद में नहीं रही, क्योंकि हैदराबाद में तो निजामों का शासन था, और जब निजामों का शासन था, जब तक उनके हाथ से हम नहीं छुड़ाएंगे तो उसको कैसे हम राजधानी बनाएंगे? ये भी सोचने वाली बात है ना। तो भैया भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले
सरदार पटेल साहब ने वहां हैदराबाद में एक पोलो मैदान है, वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा काम उलटफेर कर दिया, और जब उलटफेर हो गया तो हैदराबाद शामिल हो गया। आंध्र प्रदेश की शुरुआती राजधानी अगर मुझे याद है तो कुर्नूल थी, कुर्नूल का नाम सुने होंगे, इसके बाद फिर हैदराबाद बनी। और इसके बाद तो आप सभी लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हो गया तो फिर इसके बाद तेलंगाना की जो लोकेशन हो गई वो आपका हैदराबाद, वो तेलंगाना में, ठीक है। हैदराबाद की जो लोकेशन हो गई वो कहां पर हो गई, तो तेलंगाना में। हालांकि भैया जब विभाजन हुआ तो कोई जरूरी थोड़ी ना था कि बेचारा आंध्र प्रदेश कहां पे जो है अपनी राजधानी में काम करता, इसलिए जो विधि विधायक थे, विधि के निर्माण करने वाले, उन्होंने कहा कि उस वक्त के लिए 8-10 साल के लिए आप ऐसा करो, ज्वाइंट कैपिटल के रूप में इसका यूज करो। लेकिन हैदराबाद, भाई आंध्र प्रदेश भी अपनी राजधानियों को मेंटेन किया। कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी है उसके किनारे एक शहर है अमरावती, हाँ आपने सही सुना, अमरावती को वो अपनी राजधानी के रूप में विकसित कर रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब देखिए इसमें हैदराबाद ही सही होगा, सबसे पूर्व में है, बाकी ये सब बहुत ज्यादा पूर्व में नहीं है। अगर ये यहां पर है तो भोपाल यहां होगा, लखनऊ यहां होगा, आप सभी लोग जानते हैं। और इस लाइन के हिसाब से आप देखिए तो यहां पर आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 14वें के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें पर। भारत के किस भाग में बैरन द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है? भाई बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ध्यान दीजिए, आप सही से ध्यान सुनिएगा, यह भारत का ही नहीं दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो। आपने सही सुना, बैरन आइलैंड इज द वन ऑफ या यूनिक एक्टिव वोल्केनो ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप समूह पर, निकोबार में लक्ष्य, देखो इसको दोनों को हटाइए, निकोबार द्वीप समूह में तो नहीं है, ये अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह में आपको बैरन द्वीप भी मिलेगा और नारकोडम भी मिलेगा, दोनों को आपको अंडमान द्वीप समूह में अलग करना। अंडमान द्वीप समूह एक अलग बात होती है, निकोबार एक अलग बात होती है, दोनों के लिए 10 डिग्री चैनल है बंटवारे के लिए, है ना। तो अंडमान द्वीप समूह इसके लिए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए आ गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1953 ईस्वी में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? यानी 1953 की बातचीत है, जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? गुंटूर थी, कुर्नूल थी, नेल्लोर थी, वारंगल थी। दोस्तों ऐतिहासिक क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है, हम आपको भैया कुर्नूल बता रहे हैं, इसमें हम ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतिहास में आप सभी लोग इस चीज को जानते थे। बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था, भाषा ही आधार पर। कभी नहीं चाहते थे कि मजहब के हिसाब से, जाति के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से, भाषा के आधार पर। अरे बहुत सी भाषाएं हमारे देश में, लोग कहते हैं हमारे देश की जो है जो मदर टंग है वो हिंदी है। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितने राज्यों में हिंदी बोली ही जाती है, आप ही बताइए। उत्तर भारत में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है। मैं एक बार साउथ में गया, विजयवाड़ा गया था मैं, और वहां पर मुझे कुछ खाने पीने का जब सामान चाहिए था तो बोलता था हिंदी, तो समझ में नहीं पाते। तो अब वहां पर लिखा क्या था, जैसे वो वहां की लोकल लैंग्वेज लिखी थी और इसके बाद कभी कभी अंग्रेजी से। वहां मैं जब गया तो पहली बार देखा कि हमारे जो नॉर्थ इंडिया वाले हीरो हैं वो वहां की टीवी में जो है उसी तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं। तब हम छोटे थे, उतना ज्यादा जानकारी था कि भाई भाषाई चीजें बदली जा सकती हैं। लेकिन हम देखें कि हमारे यहाँ जो सन्नी देओल है वो अलग तरीके से डायलॉग वहां बोल रहे हैं, उनकी भाषा वहां अलग है। तो हम सोचे हे भगवान, एक हमारा जो एक्टर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस तरह की भाषा कैसे बोल रहा है। तब बाद में फिर पता चला तो वहां जो थोड़ा सा अंग्रेजी अगर आप नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है ना। तो इसलिए देखिए चीजों को आपको समझना, इसमें भी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में, अरे भैया प्रातः का नाम है उसका अरुणाचल प्रदेश है, नाम ही उसका अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सबसे पहले अरुण आते हैं, अरुण मतलब सूर्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश। सीधा सीधा उत्तर लगाइए, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 18वां, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य। हम कहते 3 क्यों, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, बताइए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या यही तो सही नहीं है? सोचने वाली बात है भाई।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कल मैंने बताया था 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हमारे देश का टोटल एरिया है और पृथ्वी के टोटल लैंड का 2.4% हमारा हिस्सा है। आकार में हम 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पे रशिया है, सेकंड स्थान पे कनाडा, तीसरे में यूएसए, चौथे में चाइना है, पांचवें ब्राजील, छठे में देखिए ऑस्ट्रेलिया है, सातवें में हम हो गए। सोचिए 17.17 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर सोचिए एरिया है रूस का, और हमारा कितना है याद रखिएगा 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो सोचिए हमसे कितना ज्यादा बड़ा, लेकिन इसके सामने हम कम से कम जनसंख्या मामले में जो खड़े हो जाएं तो वो उसके पास जनसंख्या नहीं, जनसंख्या हमारे पास बहुत ज्यादा है। सुना है हम चाइना को भी पछाड़ने वाले हैं, तो भाई 2-3 साल अगर मामला रहेगा तो भाई पछाड़ ही देंगे, है ना। तो अच्छी बात तो नहीं है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या। देखिए किसी भी देश को बिच्छू नहीं बनना चाहिए। आपने बिच्छू के विषय में सुना होगा कि बिच्छू, मादा बिच्छू को लगता है कि हम मां बने। सीधी सी बात है, दुनिया की हर फीमेल को लगेगा कि हम मां बने। और जब मादा जो है, जो स्कॉर्पियन होती है, जब बनती है मां, तो सोचिए उसके बच्चे उसका पेट चीर करके अपने आप बाहर निकल आते हैं। जब पेट चीर करके बाहर निकल आते हैं तो उनको भूख लगती है, और जब भूख लगती है तब आप सोचिए उसी मां के मांस को ही वो खाते हैं, और खा करके धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, मां हमें ऐसी ही चाहिए, मां हमें ऐसी ही चाहिए जिसमें इन्फेचुएशन हो, मातृत्व हो, ममत्व हो। लेकिन हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को ही जो है कहीं ना कहीं परेशान करें। तो हमें किसी महान विद्वान ने कहा, देखिए उनका नाम है बहुत अच्छा नाम है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। देखिए महबूबुल हक साहब ने कहा था, महबूबुल हक साहब ने कहा था कि नागरिक, किसी भी देश की जो वास्तविक एसेट होती है, द रियल एसेट ऑफ एनी कंट्री, वो नागरिक होते हैं उस देश की। अब नागरिक का मतलब यह है कि वो पढ़े लिखे हों, बेहतर विचारधारा हो राष्ट्रवाद की, देश को आगे बढ़ाने की स्थिति में हो, वो देश कभी भी पीछे नहीं हो सकता। और जनसंख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। आप देखिए जनसंख्या रूस ने नहीं बढ़ाया, लेकिन फिर भी अपने आप में मेंटेन है ना। तो यहां पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो भैया आप लोग यही ऑप्शन को सही कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 19वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनें, ये सिस्टम क्या 7 बहनों वाला, आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। 7 हो गए ना भैया, 7। इन 7 यानी भारत के जो सबसे पूर्वोत्तर राज्य हैं, सबसे पूर्वी राज्य, पूर्वोत्तर नहीं, सबसे पूर्वी राज्य हैं, इन राज्यों के समूह को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। अब बेचारा एक देखिए अकेले यहां पर है, सिक्किम बेचारा अकेले पड़ जा रहा है, तो सिक्किम को इन 7 बहनों का अकेला भाई भी तो कह सकते हैं, है ना, द सिंगल ब्रदर ऑफ द 7 सिस्टर्स। तो 7 बहनों वाले जो राज्य का मामला है, इसमें याद रखिएगा पश्चिम बंगाल को शामिल है, इसमें ऑप्शन मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, तो इसमें शामिल नहीं है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 19वां क्वेश्चन रहा। 19वें क्वेश्चन में आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक, सिक्किम शामिल नहीं, इस बात को आपको याद रखना। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, इसको समझिए ध्यान से। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा? देखिए भू आकृतिक प्रदेश की बातचीत करते हैं, हम कहते हैं कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हमारा एरिया। इस एरिया में अगर हम पहाड़ों की बातचीत करें, पहाड़ की बातचीत करें, तो पहाड़ का जो योगदान है 12% है दोस्तों। इसी तरह पहाड़ियों की बातचीत करें, जो छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, ये 18% इनका योगदान है। पठार की बातचीत करें, पठार तो सोचिए 28% है। तो 8, 8, 16, 16, 2, 18। इसका मतलब यह है कि मैदान जो है वो कहीं ना कहीं 42 से 43% कवर अप करते। तो बताइए उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, दक्षिण पठार। ये लीजिए अजीब सा इसमें क्वेश्चन आ गया, उत्तरी मैदान दिया है, उत्तरी पर्वत दिया है, तटीय मैदान दिया है, दक्षिण पठार। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उत्तरी मैदान की बातचीत करें, उत्तरी मैदान का जो विस्तार है ना वो 32, याद रखिएगा 3,200 किलोमीटर विस्तारित है। ये सीधा सीधा पंजाब से लेकर असम तक पहुंचता है, ठीक है, 3,200 किलोमीटर। दूसरे की अगर हम बातचीत करें उत्तरी पर्वत, उत्तरी पर्वत को हम हिमालय को ही मान लेते हैं।
हिमालय हमारे देश में 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। तो 2400 बड़ा कि 3200 बड़ा? तो आप सभी लोग तय कर सकते हो ना कि 3200 बड़ा, तो 3200 बड़ा, तो आप उत्तरी मैदान को सही कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा सिलसिला, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा भी हम आपको बता दें कि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज, जिसमें आप देखेंगे कि एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल समझ लीजिए उसी प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है इस समय, जैसे जंगलों में पहले जो महात्मा होते थे, जो गुरु होते थे, इस प्रकार से वो पाठशाला के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती है। एक एक चीजों पर विचार करते हुए उतनी ही बातें आपको बताई जा रही, समझाई जा रही, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। इस वक्त आपको नॉलेज की आवश्यकता, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज की आवश्यकता है। आपको बादल बनना पड़ेगा, जिस प्रकार बादल समंदर में जाके उसी पानी को बाहर निकालते हैं जिस पानी में नमक नहीं होता है। तो बादल बनना पड़ेगा, हमें उसी पढ़ाई को पढ़नी पड़ेगी जो आपके जीडी के लिए जरूरत है। और जीडी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से जो है सिलेबस को डिजाइन किया गया है कि किसी से 4 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सोचिए, जो इसका मर्मज्ञ होगा, जो इसका जानकार होगा, जो इसके विषय में स्पेशलिस्ट होगा, 1 मैन आर्मी होगा, दोस्तों अगर उसके गाइडेंस में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। और अगर आपने सोचा कि नॉलेज ही लेना है, नॉलेज ही लेना है, तो बताइए बच्चों, एक विषय पे आप मेहनत करते रह जाओगे, बाकी विषय पीछे होते चले जाएंगे, और सिंगल सब्जेक्ट वर्सेस इज नॉट एग्जिस्ट योर सक्सेस। एक विषय को पढ़ते रहने से सफलता नहीं मिलने वाली। तो जरूर विजिट करें हमारे मिशन इंस्टीट्यूट, एक बार जरूर देखें ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, और ऑनलाइन भी ये सिलसिला चल ही रहा है। आज यहीं तक, जय हिंद।